कुरान में ये चीज लिखा हुआ है कि अगर आपको ये लगता है, कुरान का वर्ष ये आयत से उठाया गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ये लगता है कि आप असहाय के साथ जस्टिस कैसे कर पाओगे, तो उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बताया कि अगर आपको जो वीमेन ठीक लगती है उनसे शादी करो। हो सके तो दो दो शादी करो, तीन शादी करो और चार शादी करो। ये कुरान में लिखा है। सहारा देना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? शादी करो। हो सके तो एक शादी करो, दो शादी करो, तीन शादी करो और चार शादी करो। चार शादी से ज्यादा का परमिशन नहीं दिया जा रहा। ठीक। उसके अलावा एक और आयत में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको लग रहा है कि आप दो शादियां कर रहे हो और दोनों को दो या दो से ज्यादा शादियां कर रहे हो और उनको जस्टिस नहीं दे पाओगे, इक्वली ट्रीट नहीं कर पाओगे, ठीक, तो वैसे केस में आप सिर्फ एक शादी करके ही रुक जाओ। एक से ज्यादा शादी करने का जरूरत नहीं है। तो कुरान स्पष्ट कर दे रहा है कि वहां पर निर्वासितों, ऐसे लोग, ऐसी फीमेल्स जो असहाय हैं, जिनका कोई देखभाल नहीं करना है, मतलब वो असहाय ही है, तो उस केस में आप वैसी विमेन से चार शादियां कर सकते हैं। ठीक। और ये भी साथ में कह रहा है कि अगर आप उनमें से दो हैं तो दो, तीन है तो तीनों को और चार है तो चारों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इक्वली ट्रीट इन विच सेंस, उनको मेंटेन करना है, उनका जो भी देखभाल करना है, तो उनको अगर आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो आप एक ही शादी पे रुक जाए, एक से ज्यादा शादी ना करें। इतना बात समझ में है? जो शादी करने का मुस्लिम में पर्पस है वो ये है कि जब मिडिल ईस्ट साइड में वार छिड़ा हुआ था तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मेल जो थे वो जाते थे वार करने पे, और वार में डेथ होना नॉर्मल है, तो बहुत कोई मर जाते थे। उससे क्या होता था कि फीमेल के आगे पीछे कोई रह नहीं जाता था। फिर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, कॉमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। तो उसी से बचाए रखने के लिए कुरान में सजेशन दिया गया कि आप हो सके तो एक शादी कर लो, दो शादी कर लो, चार शादी तक कर लो, ताकि आप कम से कम चार फीमेल्स को सहारा प्रोवाइड कर सको। ठीक। लेकिन साथ में वहां ये भी कह रहा है कि अगर आप चारों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो जितना को कर सकते हैं उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा आप मत कीजिए। दो ही को आप इक्वली ट्रीट कर सकते हैं तो दो ही को कीजिए, तीन में नहीं आए। कुछ पॉलिटिकल थिंकर है जिनके हिसाब से क्या मुस्लिम मैरिज क्या है? हिदाया, हिदाया क्या था? हिदाया एक कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस था जिसमें 10,000 ट्रेडिशंस को नोट डाउन किया गया था। प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस थे और फर्स्ट फोर खलीफास के ट्रेडिशंस। उन चारों और प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस को नोट डाउन किया गया और उसके बेसिस पे एक बुक बनाया गया जिसका बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ। तो इस बुक में मैरिज के रिगार्डिंग में कुछ लिखा हुआ है। वो क्या लिखता है? मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। जिस ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है?
इसके पीछे एक ही पर्पस है, लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन का। अधर्मज बच्चा ना हो, धर्मज बच्चा हो, ठीक। क्योंकि विमेन का कंडीशन बहुत खराब हुआ करता था उस टाइम, कोई वैलिड फॉर्म ऑफ मैरिज था नहीं। कुछ मैरिजेस होते थे जिनमें जिनको एक तरह से आप कंसिडर कर सकते हो कि प्रोस्टिट्यूशन ही टाइप का था वो। तो वो सबसे बचने के लिए, क्योंकि होता ये था कि उस केस में जो बच्चा पैदा होता था तो किसका बच्चा है ये पता नहीं चलता था। जैसे मुस्लिम्स में एक फॉर्म ऑफ मैरिज था, उसमें जो फीमेल जो है वो शादी करने के इच्छुक है, तो उसमें क्या होता था कि वो अपने घर के ऊपर जो झंडा होता है वो एक तरह का टांग देती थी। उसके बाद ग्रुप ऑफ पर्सन आते थे, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे। उसके बाद जिनसे उनका बच्चा पैदा हुआ, रैंडम पीपल्स आते थे, कोई भी आ जाते थे, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ तो उन्हीं से उसकी जिससे बच्चा पैदा हुआ उसी से उसका शादी होता था। तो ये बहुत अच्छा फॉर्म नहीं था शादी वगैरह का, और भी बहुत सारी इसी टाइप का फॉर्म है। तो इसमें क्या होता था, फीमेल बताती थी किनका बच्चा है, तो ये जो था अच्छा फॉर्म नहीं था मैरिज का। दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये था कि जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसका लीगलाइजेशन हो पाना काफी डिफिकल्ट होता था कि आखिर वो बच्चा है किसका, ठीक। तो इस टाइप के चीज को हटाने के लिए हिदाया में एक ट्रेडिशन बताया कि आप शादी करो, और शादी का पर्पस ये है कि लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन हो जाए। जस्टिस मोहम्मद, ठीक है, महमूद, सॉरी मोहम्मद नहीं महमूद साहब जो है वो मैरिज को डिफाइन करते हैं कि ये सिक्रामेंट नहीं है, ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग हिंदू लॉ में देखे थे कि जो मैरिज है वो सिक्रामेंट है, ऑल्दो उसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते थे, लेकिन अभी भी हिंदू लॉ में मैरिज जो है उसको एज अ सेक्रामेंट ही ट्रीट किया जाता है। जो रिचुअल्स अपना रहे हैं सदपति का 7 स्टेप लेने का, वो जब तक रिचुअल्स पूरा नहीं करते थे तब तक मैरिज कंसीडर नहीं किया जाता। देख चुके हम लोग ये सब। यहाँ पर उल्टा बोला जा रहा है। जस्टिस महमूद जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि मैरिज, मुस्लिम मैरिज जो है वो सेक्रामेंट नहीं है, ये एक तरह का प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद मुल्ला ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम मैरिज जो है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट ये है कि प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन किया जा सके। मुल्ला साहब क्या कहें कि मुस्लिम मैरिज एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट ये है कि चाइल्ड का प्रोक्रिएशन और लीगलाइजेशन किया जा सके। आमिर अली, आप एक पॉलिटिकल थिंकर है, उनका मैरिज के बारे में ये विचार है कि आमिर अली मैरिज को एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं जिसका पर्पस क्या है, प्रोक्रिएशन करना, सोसाइटी में प्रोटेक्शन करना सोसाइटी को, ठीक है। किस चीज, ये ह्यूमन बींग्स को गार्ड करता है किसी टाइप का फाउलनेस और अनचेस्टिटी
कोई ना करे, इस चीज से गार्ड करे। मतलब कोई ह्यूमन भी किसी तरह का फाउलनेस या अनचेस्टिटी वर्क ना करे, इसलिए उसके लिए बेटर है कि सोसाइटी में जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो शादी करें। ठीक है। एक केस है आपका अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, 1886 का ये केस है। प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। उसमें प्रिवी काउंसिल ने ये ऑब्जर्व किया कि नेचर जो है मुस्लिम मैरिज का वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या सेक्रामेंट है, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग को 3 एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक। पहला एस्पेक्ट है उसका लीगल एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट और तीसरा एस्पेक्ट है वो रिलीजियस एस्पेक्ट। हम लोग उसको देखेंगे कि उसका लीगल इफेक्ट क्या होता है, सोशल इफेक्ट क्या होता है और रिलीजियस इफेक्ट क्या होता है। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि मैरिज, मुस्लिम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर सेक्रामेंटल नेचर का है। आइए पहले लीगल एस्पेक्ट को डिसाइड करते हैं। लीगल एस्पेक्ट को देखा जाए तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट भी कई टाइप के होते हैं, उसमें एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम मैरिज जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जो सबसे पहला नेसेसरी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है मैरिज का, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होता है? एक प्रपोजल दिया जाएगा और उसका एक्सेप्टेंस होगा। यहाँ पर क्या दिया जाता है प्रपोजल के रूप में? मुस्लिम मैरिज जो है वो इज्म कबूल के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक। हस्बैंड साइड से जो है वो प्रपोजल आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इजाब। ठीक है। और फीमेल साइड से उसका कबूल किया जाएगा। इस पे हम लोग इसेंशियल जब बताएंगे तो और डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी पहला एक इंग्रेडिएंट्स जो है वो फुलफिल किया जा रहा है कि एक तरफ से प्रपोजल आ रहा है, दूसरी तरफ से उसका एक्सेप्टेंस आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा इंग्रेडिएंट है कि जो शादी है वो कॉम्पिटेंट पार्टी के थ्रू होना चाहिए। हम लोग देखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो माइनर के साथ किया जाए तो वो वाइड एब इनिशियो होता है। कहने का मतलब कि वो शुरू से ही वाइड होगा। मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोर्स 1912 के केस में हम लोग ये चीज देखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वाइड एब इनिशियो। यहाँ पर मुस्लिम मैरिज में एज ऑफ कॉम्पिटेंसी 18 ईयर्स ना होके 15 ईयर है इन केस ऑफ फीमेल और 12 ईयर है इन केस ऑफ मेल। इसके बारे में हम लोग जस्ट अभी इसेंशियल जब डील करेंगे तो अच्छे से डील करेंगे। पहले अभी समझिए कि पार्टी जो है यहाँ पर भी एक तरह से कॉम्पिटेंट ही देखा जा रहा है।
वो भले अलग बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 18 ईयर है और यहाँ पर जो एज पूरा नहीं किया उनका भी शादी होती है मुस्लिम में, लेकिन कॉम्पिटेंसी देखा जा रहा है। तो ये पार्शियली फॉलो होता है, पार्शियली नहीं फॉलो हो सकता। इस कंक्लूजन पे आप आ सकते हैं कि स्ट्रिक्ट सेंस में जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लेंगे वो वाला चीज तो नहीं फॉलो हो रहा, लेकिन कॉम्पिटेंसी देखा जाता है यहाँ पर भी। ठीक, उसके बाद जो इसेंशियल कंडीशन था मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्सिडरेशन होता है, कॉन्सिडरेशन। ठीक है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बिना कॉन्सिडरेशन के किया जाए तो वो वॉइड होता है। सेक्शन 25 में ये बात कहा गया था, ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कंसिडरेशन इज वॉइड। यहाँ पर भी मैरिज जब किया जाता है तो वहां पर डावर का रकम तय किया जाता है। कोर्ट ने यह भी बात कहा कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई डावर तय नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल अपने राइट टू डावर का जो राइट है वो वेव कर दी है। उसके बावजूद भी उसका जो राइट है वो बना रहे। ठीक, तो यहाँ कंसिडरेशन का भी बात रखा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की इस इंग्रेडिएंट्स को भी फुलफिल किया जा रहा है। उसके बाद अगला जो इंग्रेडिएंट्स था 13 से 18 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री कंसेंट के थ्रू होना चाहिए। अगर फ्री कंसेंट के थ्रू नहीं होगा तो उसका स्टेटस कुछ केसेस में वाइडेबल रहता है, कुछ केसेस में वाइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट में चर्चा हुआ था इस बारे में। मुस्लिम मैरिज के साथ भी यही है कि शादी जो है वो कंसेंट के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि इसमें जिस फीमेल का शादी हो रहा है उसका कंसेंट का नहीं बात कर रहा है, उसके गार्जियंस के कंसेंट के बारे में बात करता है। इसके बारे में भी हम जब इसेंशियल ऑफ मैरिज अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि कंसेंट कैसे 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 कैसे। लेकिन यहाँ पर भी कंसेंट को ध्यान में रखा जा रहा है। जो शादी है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम लोग किसी के साथ भी कर सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को अपने घर के किसी मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है तो वो कर सकते हैं किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अगर उनको शादी करना है तो वो तो अलाउ नहीं है मुस्लिम में। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ था और यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। तो कुछ ये कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ये फुलफिल नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ राइट्स होते हैं और लायबिलिटी होते हैं, ड्यूटी होते हैं दोनों पार्टी के तरफ से, प्रोमिसर और प्रोमिसी। यहाँ पर भी कुछ राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज के बारे में चर्चा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोल रहे थे राइट्स, ड्यूटी और लायबिलिटी के बारे में, तो जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रोमिसर और प्रोमिसीज के कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ
राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फीमेल का राइट होता है वो डावर का राइट होता है। उनका उनको डावर मिलेगा शादी के बाद, एनी हाउ मिलना है। अगर कहीं तय नहीं है तो एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट होता है, वो उनको दिया जाता है। उसी तरह मेल का ये राइट होता है कि शादी की है तो उनको राइट टू एंजॉय द बॉडी ऑफ हर पार्टनर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज का भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं मुस्लिम लॉ। ठीक है, मुस्लिम मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे, इनफैक्ट कहेंगे कि मैक्सिमम जो टर्म्स हैं वो फुलफिल किए जा रहे हैं। ठीक, दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका वो है सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट यही है इसका कि मैरिज, जब निकाह का कॉन्सेप्ट नहीं आया था मुस्लिम्स में, तो उस टाइम फीमेल्स का जो कंडीशन था वो बहुत खराब हुआ करता था। उनको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था, ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता था। कुछ जगह उनको सेल एंड परचेज भी किया जाता था। ठीक, तो जब मुस्लिम्स आया, मुस्लिम लॉज आए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब आए, तो उन्होंने जो वैसे कस्टम्स चले आ रहे थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे उनको चेंज करने का कोशिश किया था। उसमें से एक ये भी था कि विमेन को सोसाइटी में थोड़ा सा डिग्निफाइड स्टेटस प्रोवाइड किया गया। बहुत हद तक तो नहीं किया गया, क्योंकि और बहुत सारे राइट्स हैं जो नहीं दिए गए थे, लेकिन कुछ राइट दिए गए। पहला वही था कि शादी हो गया तो उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गया। मुस्लिम में शादी, अभी हम देखे ऊपर जस्ट स्टार्टिंग जब किए थे, 4 शादियां अलाउ है, लेकिन वहां पर कंडीशन एक लगा हुआ था कि अगर आप सबको इक्वली ट्रीट कर सकते हैं तो ही अलाउ है, अदरवाइज नहीं अलाउ है। बराबर। तो क्या इंडिया में भी मुस्लिम्स को 4 शादी अलाउ है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठता है। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए, इंडिया में मुस्लिम्स को 4 शादियां अलाउ है लीगली। ठीक, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, तो वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है एक, 1964 का। उसका सेकंड सेक्शन 21 ये बात को घोषित करता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो दूसरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है मैरिज का, अगर उसका कोई स्पाउस जो है वो लिविंग। ठीक है, अपने स्पाउस को छोड़कर, या तो वो मेल है या फीमेल है, उसने दूसरा शादी कर लिया तो वो अनफिट हो जाएगा। दूसरा जो है वो मैरिज का सोशल एस्पेक्ट ये है कि मैरिज जो था वो क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज करना मना था। क्लोज रिलेटिव बेसिस हम बताएंगे इसेंशियल में।
कॉन्sanguinity, अफिनिटी और फॉस्फेज होता है, उन तीनों में मैरिज करना मना होता है। क्या होता है उसके बारे में जस्ट डील करेंगे थोड़ा देर में। अभी बेसिक बात यही है कि सोशल एस्पेक्ट में दूसरा चीज ये है कि क्लोज रिलेटिव में मैरिज करना मना है। तीसरा बात ये है कि दावड़ का जो था वो वीमेन का एब्सोल्यूट राइट था, और ये मार्ग था मैरिज का। ये जो दावड़ है वो मैरिज हुआ है इसलिए दिया जाता है, ना कि जब डाइवोर्स देंगे तब उनको दावड़ मिलेगा। तो ये था मैरिज के पीछे क्या क्या सोशल एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में। कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट भी हैं। एक वर्ड होता है सुन्नत मुवाखदीन, मुआख मुवाखद, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, बड़ा अच्छा नहीं हो रहा। वर्ड स्पेलिंग नहीं है, सुन्नत मुआखद। इसका मतलब ये होता है कि मैरिज जो है वो कुछ रिलीजियस बेनिफिट पाने के लिए किया जाता है, और इन्होंने ये भी बात बोल रखा है कुरान में कि जो व्यक्ति सुटेबल है मैरिज करने के लिए, मतलब वो मैरिज करने का कैपेसिटी रखता है और उसके बावजूद भी उसने मैरिज नहीं किया, तो वो एक प्रकार का पाप कर रहा है, सीन कर रहा है। समझा? क्योंकि उनका मैरिज के पीछे का पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कैपेबल है शादी करने का और उसके बाद भी वो शादी नहीं करना चूज करता है, तो वो कर क्या है, एक तरह का सिन कर रहा है, पाप कर रहा है। साथ में ये भी बात कहा जा रहा है, और कुरान में ही ये लिखा गया है कि अल्लाह ने ये बात कहा है कि डायरेक्शन दिया है, डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट किया है मतलब बाइंडिंग कर रहा है। क्या बाइंडिंग कर रहे हैं कि मुस्लिम्स, जो भी मुस्लिम कॉम्पिटेंट है शादी करने के लिए, वो अपनी पसंद की विमेन के साथ शादी कर सकता है। ठीक। जस्टिस सुलेमान ने अंस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा 1935 के केस में पॉइंट आउट किया और ये बात बोला कि मुस्लिम मैरिज का रिलीजियस सेक्रामेंट भी है। ऐसा नहीं है कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसके पीछे जो है वो रिलीजियस सेक्रामेंट भी है। इसके अलावा अब्दुल अब्दुर रहीम, ABDUR है, अब्दुल रहीम कहते हैं कि दो तरह का एक्ट होता है, एक इबादत होता है, एक मालूमत होता है। इबादत जो है वो डिवाइन है, डिवोशनल नेचर का है, अल्लाह के लिए जो किया जाता है। और मालूमत जो है वो इंसान लोग अपने आपस में के लिए करते हैं। तो ये कहते हैं कि मैरिज जो है वो एक तरह का इबादत का काम है। मैरिज कीजिए तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। तो लास्ट में कंक्लूड करने के लिए हम लोग मुस्लिम मैरिज है क्या, उसके लिए क्या लिखेंगे। तो मुस्लिम मैरिज जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन साथ ही साथ इसका कुछ सोशल एस्पेक्ट भी है और रिलीजियस एस्पेक्ट भी। यही कंक्लूजन निकलता है। इतना बात समझ में आया कि मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या होता है। देखो, मुस्लिम मैरिज में इसेंशियल देखेंगे
तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, उनका कंसेंट, या वो अगर खुद कंसेंट देने की कैपेसिटी में नहीं है तो उनके बिहाफ में कौन कंसेंट दे सकता है। फॉर्मेलिटीज, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करना होगा, और कुछ प्रोहिबिशन है कि आप ऐसे में शादी, इस कंडीशंस में शादी नहीं कर सकते हैं, तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। 4 इसेंशियल्स एंड मैरिज, एक एक करके डील करते हैं सबको। ठीक है, पहला जो इसेंशियल है वो कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए। पार्टी कॉम्पिटेंट कब होंगे? पहला, इसमें सबसे पहला बात है कि वो व्यक्ति जो है जिससे शादी हो रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। इसमें ये चीज ध्यान दो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कभी कभी साउंड माइंड का होता है, कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है, तो वैसे कंडीशन में जब वो साउंड माइंड कर रहा होगा, उस अवस्था में वो कंसेंट दे रहा है, शादी का दे रहा है, बोल रहे तो फीमेल भी इंक्लूडेड है, तो उस शादी को वैलिड माना जाएगा। अगर वो अनसाउंड है तो पर भी शादी अलाउ कर रहा, उसमें उसके गार्जियंस जो है वो कंसेंट देंगे, और ऐसा शादी का स्टेटस क्या होगा, सही होगा, बातिल होगा या फासिद होगा, मतलब वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, या वैलिड होगा, इसके बारे में हम लोग आगे डील करेंगे। लेकिन अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी शादी कर सकता है। दूसरा जो बात है वो है एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, किस एज में एक मुस्लिम मैन और मुस्लिम फीमेल कॉम्पिटेंट हो जाते हैं शादी करने के लिए? हिंदू लोग में क्या है एज ऑफ कॉम्पिटेंसी, बताएंगे? हिंदू लोग में जो एज था वो 18 और 21 साल है। मुस्लिम्स में जो एज है वो 3 पर्पस के लिए 18 साल नहीं माना गया। पहला पर्पस है मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए और डावर के लिए। इन तीनों पर्पस के लिए एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो 18 साल नहीं तय किया गया, इससे कम तय किया गया। अब क्या तय किया गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और कोई पर्पस नहीं, विल हो गया और इस टाइप का और भी कुछ चीज है, उसके लिए 18 साल देखा जाएगा सिर्फ। तो उन 3 पर्पस के लिए हम लोग एज नहीं देखेंगे। तो उन 3 पर्पस के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है? वो एज है जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल कॉम्पिटेंट हो जाता है। मैरिज का पर्पस ही वही था कि वैलिडिटी प्रदान करे सेक्सुअल एक्टिविटी को, तो वो सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए ना। तो इस एज को लेके, किस एज में कोई मेल है या फीमेल है वो सेक्सुअली कॉम्पिटेंट हो जाए प्रोक्रिएशन के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रहा। हिदाया फिर से आता है सीन में। हिदाया में जो एज ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो बताता है 12 साल मेल के लिए और 15 साल फीमेल के लिए। कोई भी व्यक्ति मेल अगर 12 साल का है और फीमेल 15 ईयर की है तो वो कॉम्पिटेंट माने जाएंगे इन तीनों पर्पस के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ जजमेंट है प्रीवी काउंसिल का। एक मस्ट एमएसटी अन की ATIKA, अतिका है, इसका स्पेलिंग हम गलत लिखते हैं, ATIKA, ये स्पेलिंग मेरा गलत है, ATIKA। अतीका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1916 का ये
जजमेंट है, ठीक है। उसमें ये बोला गया कि या तो आप कंसीडर कीजिए फीमेल्स के लिए एज के बारे में, एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। एक बोला गया है कि या तो उनका 15 ईयर आप कंसीडर कीजिए, या फिर जिस एज में उन्हें पीरियड्स आना शुरू हो जाता है तो उस एज को आप कंसीडर कीजिए कि वो एज ऑफ प्यूबर्टी में आ गया। ठीक, अब वो कॉम्पिटेंट है मैरिज के लिए। इस केस में ये हेल्प किया गया। ठीक, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई माइनर, अब हम माइनर वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज को कंसीडर कीजिएगा, 15 साल वाला फीमेल के लिए और 12 साल वाला मेल के लिए। तो माइनर का शादी नहीं होता है ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। माइनर का शादी किया जा सकता है। किस कंडीशन में माइनर का शादी किया जा सकता है? अगर उनके गार्जियंस का कंसेंट मिल जाए शादी के लिए तो माइनर्स का भी शादी किया जा सकता है। अगर गार्जियन का कंसेंट नहीं मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में मैरिज जो है वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। बातिल, वॉइड के लिए जो वर्ड है उर्दू वो है बातिल, ठीक है। इरेगुलर या वॉइडेबल के लिए फासिद, इरेगुलर होता है, वॉइडेबल नहीं होता है। इरेगुलर बताएंगे, वॉइडेबल में डिफरेंस बताएंगे। इरेगुलर के लिए फासिद और वैलिड के लिए सही, 3 वर्ड है। तो गार्जियन के कंसेंट के बिना अगर कोई माइनर शादी करता है, मेल एंड फीमेल बोथ, तो ऐसे कंडीशन में मैरिज का जो स्टेटस होगा वो हो जाएगा वॉइड। कौन कौन गार्जियंस हैं जो कंसेंट दे सकते हैं? तो एक लिस्ट प्रोवाइड किया गया है जिस लिस्ट में सुन्नी लॉ में 5 तरह के गार्डियंस को माना गया है कि वो शादी के लिए कंसेंट दे सकते हैं। बता रहे कौन कौन। और सिया में सिर्फ 2 तरह के लोग को गार्जियन माना गया है शादी के लिए, ठीक है। सुन्नी में सबसे पहले नंबर पे आते हैं फादर, ठीक, लिख लेना अगर लिखना हो तो। सबसे पहले नंबर पे आते हैं, हम लिखे नहीं है। सबसे पहले आते हैं फादर आते हैं। अगर उस माइनर के फादर नहीं है तब सेकंड नंबर पे जो आते हैं उनसे कंसेंट लिया जाएगा। अगर है तो नहीं लिया जा सकता, फादर का ही कंसेंट देना। तो सेकंड नंबर पे आते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, जितने ऊपर हो, मतलब फादर साइड से जो आपके दादा परदादा जितने ऊपर जा सकते हैं, जितने ऊपर जिंदा है सबसे आप ले सकते हैं, फादर नहीं है तो, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो ब्रदर या फिर कोई अन्य मेल मेंबर है फैमिली का, उनसे आप कंसेंट के लिए जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे कौन कौन हुआ? पहले फादर, दूसरा पैटर्नल ग्रैंडफादर, हाउ हाई सो एवर, जितने ऊपर जा सकते हैं उतने। तीसरा नंबर पे है ब्रदर और अदर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, फादर फैमिली से, मदर के फैमिली के नहीं, ब्रदर और मेल मेंबर जो फादर साइड से उनका। जब इस तीनों में नहीं मिलेगा तब जाके मदर का कंसेंट देखा जाएगा, और मदर भी नहीं रहेगी तो मैटरनल अंकल, आंटी या फिर कोई भी मैटरनल रिलेशन, मतलब अगर मदर भी नहीं है, ऊपर के चारों नहीं है, तब मदर के साइड आएंगे, ठीक है। सुन्नी लॉ, अगर ये सब में से सब नहीं है तो, और किसी माइनर ये सब नहीं है तब तो फिर माइनर का शादी कर देना ही उचित है।
तो ऐसे कंडीशन में कौन उसका परमिशन देगा? तो ऐसे कंडीशन में काजी को भी परमिशन दिया गया है कि वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई केस में मुस्लिम माइनर के लिए कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो उस कंडीशन में वो गार्जियन शादी के लिए परमिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गार्जियन को अपॉइंट करने का पर्पस होता है उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करे, उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे कंडीशन में अगर माइनर का शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। सिया लॉ में सिर्फ दो तरह के गार्जियन को माना गया। पहला फादर, दूसरा पैटर्नल ग्रैंडफादर, हाउ हाई सो एवर ही मे बी। मतलब दादा, दादा के दादा, परदादा, जिसने आपको ऊपर जाना है ऊपर जाइए, लेकिन पिता साइड से और किसी और को गार्जियन नहीं माना गया। और किसी माइनर का शादी उसके गार्जियन के परमिशन के बिना हो रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा। हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था, है। पहले जो था वो एक्ट हटाया गया, फिर 2006 का एक्ट लाया गया। वहां पर सेक्शन 2 में यही 18 और 21 वाला लिखा हुआ था। बाद में वहां अमेंडमेंट किया गया है और अमेंडमेंट करके 15 साल कर दिया गया है फीमेल के मैरिज की एज को, मुस्लिम्स में सिर्फ। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2006 में जब आया था, तो वहां पर एज ऑफ मैरिज 18 और 21 था। बाद में मुस्लिम्स के रिगार्डिंग में, शायद सेक्शन 2 है, तो मुस्लिम्स के रिगार्डिंग में अमेंडमेंट किया गया और वो एज को घटाया गया। फीमेल के मैटर्स में 15 साल किया गया है। ठीक है। एक चाइल्ड है जो कि माइनर थी और उसके गार्जियन उसका शादी करवा दी। ठीक। तो जो ओल्ड ट्रेडिशनल लॉ था, वहां पर उनके पास एक ऑप्शन था जिसको बोला जाता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ख्यार उल बुगुल, KHAYAR, ख्यार है, ख्याल नहीं है, आड़, ख्यार उल बुगुल। ये क्या होता था? शॉर्ट नोट्स पूछता है इसमें, समझो इसको क्या होता है। कहता है कि अगर कोई मैरिज है, ठीक, जो कि माइनर का हो गया है उसके गार्जियन के परमिशन के से, तो उसमें जब वो फीमेल 15 साल की हो जाती थी, तो 15 से 18 साल के बीच में, मतलब 18 साल से पहले उसको ये अपना जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर लेना चाहिए था। तो वो क्या है ऑप्शन, कि वो चाहे तो मैरिज को खत्म कर सकती थी, एंड कर सकती थी, डिसोल्यूशन कर सकती थी ओल्ड ट्रेडिशनल लॉ में। लेकिन उसके लिए हम लोग को दो चीज ध्यान देना पड़ता था। जो उनके गार्जियन हैं, जो शादी उनका तय किए थे, कंसेंट दिए थे शादी के लिए, उन्होंने उनका शादी नेग्लेक्टली वे में करवाया है। ठीक है। दूसरा, वो शादी करवा देने से माइनर का बहुत डिसएडवांटेज हो रहा था। ठीक है। माइनर के लिए वो शादी सही नहीं था। तो इन दो कंडीशन में ओल्ड ट्रेडिशनल लॉ, जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ था, सिर्फ यही दो कंडीशन में माइनर जब 15 साल की होती थी और मेल जब 12 साल का होता था, तो उनके पास 3 साल का ऑप्शन बचता था कि उस 3 साल के पीरियड के अंदर वो उस शादी को डिसॉल्व करवा दें। मेल 12 साल में उनका ऑप्शन स्टार्ट होता था और 15 साल में खत्म हो जाता था। फीमेल का 15 साल में ऑप्शन स्टार्ट होता था और 18 साल में ऑप्शन एंड हो जाता था। लेकिन मेल की कंडीशन में अगर
उसने कोहिबिशन कर लिया, सेक्सुअल एक्टिविटी कर लिया, तो उसका ये ऑप्शन खत्म हो जाता था इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। ठीक है। फीमेल फीमेल के साथ था कि वो वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे, फोर्सफुली करवा रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तब वहां पर उनको ऑप्शन बरकरार रहता था। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी के साथ कोहिबिशन करना स्टार्ट कर दे तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता था उनके लिए भी। एक ओल्ड ट्रेडिशनल लॉ में ये था। फिर उसके बाद आपका एक एक्ट आया, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 27 है इस एक्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है। इस एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में ये बात कहता है कि फीमेल को कब राइट है मैरिज को रिप्यूडिएट करने का, खत्म करने का, डिसॉल्व करने का, निरस्त करने का। पहला, जब वो 15 साल की हो जाएगी तब उसका ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाए। दूसरा, कि उसको ये ऑप्शन का इस्तेमाल 18 साल के उम्र से होने से पहले करना है। और तीसरा कंडीशन ये कहना है कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं होना चाहिए। कंज्यूमेट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तीसरे पॉइंट के ऊपर एक कोर्ट का जजमेंट है, बैरम खां वर्सेस अख्तर बेगम 1975। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सिर्फ इस पॉइंट को लेके कि मैरिज कंज्यूमेट हो गया है या नहीं हो गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने अपने इस राइट को खो दिया। तो इस जजमेंट के बाद सिर्फ 2 पॉइंट कंसीडर करना है कि उनका ऑप्शन 15 साल पे उम्र में शुरू हो गया और 18 साल से पहले वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करके मैरिज को रिप्यूडिएट कर दे। ये जो आपका ख्याल उल बुगुल है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। कोर्ट से इस चीज का आपको रिप्यूडिएशन के लिए डिक्री लेना होगा कि हम अपना ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इस मैरिज से दिया जाए। कोर्ट से या फिर जो जनरली होता है काजी वगैरह के सामने, तो उनके थ्रू उनको करवाना पड़ेगा। सिर्फ दोनों पार्टी आपस में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, काजी या फिर कोर्ट, वो जरूरी होता है। ये जब इस एक्ट के अंदर करा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर, तो सिर्फ कोर्ट के पास जा सकते हैं। और एज ए जनरल अगर ट्रेडिशनल लॉ से लिया जा रहा है, इस एक्ट के आने के बाद तो आपको एक्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो इतना ही याद रखिए। पहले जो था वो काजी ही करवाते थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद आपको कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा और कोर्ट के थ्रू आपको इस चीज का एक डिक्री लेना पड़ेगा कि हम अब ये मैरिज को एंड कर रहे हैं। इतना बात समझ में है। उस पार्टी का जिनके साथ शादी हो रहा है उनका क्या स्टेटस है, तो इस बात में किस रिलीजन के होने चाहिए जिनसे शादी हो रहा है, उस बात में शिया और सुन्नी लॉ डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। ठीक है। जो सुन्नी लॉ है उसमें किताबिया गर्ल से शादी करने का परमिशन था। किताबिया कौन होती है? किताबिया पर्सन उनको बोलेंगे, वैसे कम्युनिटी को बोलेंगे जिनका ये बिलीव है कि ओरिजिन जो हुआ है वो किसी होली बुक के थ्रू रिवील किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुरान है, मुस्लिम में एक कुरान है, होली बुक है। ठीक। तो वैसे पर्सन को बोलेंगे किताबिया। कौन कौन सेक्ट जो है वो किताबिया में कंसिडर किए जाते हैं?
तो क्रिश्चियन और जूई जो होते हैं, जूई लोग, इनको किताबिया बोला जाता है। तो एक सुन्नी मुस्लिम जो है वो क्रिश्चियन और जूई से शादी कर सकता था। ऐसे कंडीशन में इनका शादी जो है वो वैलिड माना जाता था, सही माना जाता था। अगर वो नॉन किताबिया से भी शादी कर ले तो उस कंडीशन में वो शादी जो था वो इरेगुलर माना जाता था। फासिद, FASID, फासिद, फासिद माना जाता था। ठीक है, इरेगुलर माना जाता था। इरेगुलर किस मैरिज को कहेंगे? उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है, अगर आप उस इरेगुलरिटीज को दूर कर दीजिएगा तो वो वैलिड मैरिज हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि वो ऐसे फीमेल से शादी कर ले जो किताबिया नहीं है। उस कंडीशन में उनको, अगर वो शादी के बाद कन्वर्ट कर जाती हैं मुस्लिम में, तो वो शादी जो था वो सही मान लिया जाता था। लेकिन हिंदू के साथ मैरिज प्रोहिबिटेड था, हिंदू के साथ नहीं कर सकते थे। हिंदू छोड़ा के आपको जिससे करना है कीजिए, लेकिन बाद में उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करा दीजिए। और ज्यू और क्रिश्चियन के साथ सही था। तो सिया लॉ जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट था इस मैटर में। सिया लॉ जो है वो कहता है कि नॉन मुस्लिम फीमेल के साथ शादी किया ही नहीं जा सकता है, सीधा वॉइड डिक्लेयर कराता है वो। ठीक है, कहता है नहीं, नहीं कीजिए नॉन मुस्लिम से, किताबिया से भी नहीं कीजिए आप। ठीक है, लेकिन वहां पर मुत्ता मैरिज जो है वो किताबिया गर्ल्स के साथ अलाउड था। मुत्ता मैरिज एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होता है। एक सर्टेन अमाउंट तय किया जाता है फीमेल के साइड से, उतना अमाउंट जिस टाइम उसको हस्बैंड मान लिया दे देता है, तो एक सर्टेन पीरियड के लिए जो है वो उसका हस्बैंड बन जाता है। और ऐसे कंडीशन में उसका हर एक वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है जो हस्बैंड करता है। ठीक है, लेकिन वही है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये शादी होता है। ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, जो भी उसका ये इन दोनों पे जो टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों राजी हो जाए वो। ठीक है, तो किताबिया गर्ल के साथ मुत्ता मैरिज अलाउ किया, लेकिन जनरल मैरिज जो है, फॉर्मल मैरिज, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के साथ किया। फीमेल को किसी मुस्लिम को छोड़ा के किसी और के साथ शादी करना अलाउ नहीं था। फीमेल एक ही शादी कर सकती है मुस्लिम में, 4 शादियां नहीं कर सकती है। फीमेल मुस्लिम किसी नन मुस्लिम से शादी भी नहीं कर सकती है। अगर एक मुस्लिम को दूसरे रिलीजन के लोग से शादी करना है इंडिया में, तो वो चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविजंस के थ्रू कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में सेक्शन 21 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो इस बात का घोषणा करता है कि उनका जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से गाइडेड होगा। तो इंडिया में इंटर रिलीजन मैरिज अलाउ है, लेकिन उस कंडीशन में वो लोग अपने पर्सनल लॉ से नहीं कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन था, ये पहला का हम लोग देख लिए। पहला हम लोग क्या देख रहे थे, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। उसमें हम लोग सबसे शुरू में साउंड माइंड देखे, फिर 15 ईयर एज देखे, फिर मुस्लिम नॉन मुस्लिम हो उसके बारे में देखे, कैसे कैसे होता है बीच में। ऑप्शन एज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी देखे, प्यार और बोगल। दूसरा जो कंडीशन है वो होता है कंसेंट ऑफ द पार्टी। कंसेंट में हम बताएं कि कंसेंट होना जरूरी है। ठीक, कंसेंट जो है वो फ्री एंड वॉलेंट्री होना चाहिए। अगर माइनर है तो उसके बिहाफ में उसके गार्जियन भी कंसेंट दे सकते हैं।
हंसी स्कूल है, हम लोग का जो स्कूल से बटा था, हंसी स्कूल। बताओ सिया में था या सुन्नी में था? हंसी, सुन्नी का फर्स्ट डिवीजन जो था हंफी लॉ था। हंफी लॉ के अनुसार कोई मैरिज है वो ऐसे कंडीशन में कंसेंट दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्कर कंज्यूम किए हुए हैं, दारू पिए हुए हैं, और उस कंडीशन में वो बोल देगा कि हम तुमसे शादी करेंगे या मेरा तुमसे शादी होता, या फिर उसका कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं है, फोर्सफुली लिया गया या किसी भी वे में कंसेंट लिया गया, तो उस कंडीशन में उनका शादी जो है वो वैलिड मान लिया जाता है। इवन मजाक मजाक में किया गया शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है वहाँ अनपी लॉ में। ठीक है, कंसेंट में इतना ही था, ऊपर वाला मिला के हो जाएगा। तीसरा है कि मैरिज के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। जो हस्बैंड साइड होगा वो प्रपोजल देगा, जिसको हम लोग इजाब बोलते हैं, इजाब देगा, और जो फीमेल साइड है वो कबूल करेगी उसको। ये ओरली भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। जनरली जो है वो रिटन फॉर्म में होता है। काजी एक बुक लाते हैं, उसमें दोनों का रिटन साइन करवाते हैं, तो इजाब और कबूल होगा। लेकिन इजाब और कबूल के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए और सेम सीटिंग में होना चाहिए। ये चीज इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ही मीटिंग मतलब दोनों कोई एक ही जगह पे हो, साथ में मीटिंग कर रहे हो, और इधर से वो इजाब करे, उधर से वो कबूल करे। ठीक है, और सेम सीटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और है, मेल कहीं और है, फीमेल कहीं और है, और उसमें इजाब कबूल कर रहा है, या फिर यहाँ से लेके जा रहा है प्रपोजल और वहां पे जाके कह रहा है कबूल कर ली, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों को आमने सामने बैठना है, एक ही मीटिंग में सेम सीटिंग में इजाब और कबूल करना है। ठीक है, ये था पहला रिक्वायरमेंट, फॉर्मेलिटी। इस फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। इस फॉर्मेलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कबूल, इजामो कबूल, IZMO कबूल। अभी बताए थे ऊपर शुरू में, इजामो कबूल बोलते हैं। ठीक है, इज्मो कबूल या इजामो कबूल। दूसरा है विटनेसेस होने चाहिए मैरिज में। विटनेस के रिगार्डिंग भी दोनों में अलग अलग है। सिया लॉ में कोई विटनेसेस नहीं जरूरी है। सुन्नी लॉ में कहता है कि 2 कॉम्पिटेंट विटनेस होना जरूरी है। 2 कॉम्पिटेंट विटनेस अगर नहीं हुए, कॉम्पिटेंट मतलब वही उम्र उनका होना चाहिए मैरिज के संदर्भ में 15 से ऊपर, कॉम्पिटेंट विटनेस होने चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट विटनेस अगर नहीं होंगे सुन्नी में, सिया में तो जरूरत ही नहीं है विटनेसेस का। सुन्नी में कहता है कि अगर कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है तो ऐसे कंडीशन है मैरिज को हम लोग फासिद मानेंगे, इरेगुलर मानेंगे। ठीक है, आप उसके बाद कभी भी 2 विटनेस लेके आइए, 2 विटनेस के सामने उसको करवा लीजिए, तो वो फिर से वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो इरेगुलर रहेगा। और वीमेन के संदर्भ में कहा कि अगर 2 मेल नहीं मिल रहे हैं तो 1 मेल और 2 फीमेल ले आइए। ठीक है, 1 मेल का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम 4 फीमेल ले आए तो काम बन जाएगा, नहीं। एक या तो 2 मेल लेके आइए, या फिर आप 1 मेल लेके आइए और 2 फीमेल लेके आइए विटनेस बनाने के लिए। इतने फॉर्मेलिटीज का पूरा किया जाना जरूरी है मुस्लिम मैरिज में, और कुछ खास फॉर्मेलिटीज होता नहीं है इसमें। ठीक है, शादी करवा रहे हैं तो कुछ सर्टेन टाइप का प्रोहिबिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हिंदू में हम लोग बताते हैं कि फर्स्ट प्रोहिबिशन ये था
कि कोई स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकंड प्रोहिबिशन ये था कि सपिन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रोहिबिशन ये था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ सर्टेन टाइप का प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है, वहां पर शादी नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग कल डील करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसको डील कर लेते हैं। अगर जो प्रोहिबिशन वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसके बारे में डील करके आज छोड़ते हैं। पहला प्रोहिबिशन ये है कि जो शादी हो रहा है वो इस्लामिक प्रिंसिपल के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है रीजनेबल होना चाहिए, तीसरा है शादी लॉफुली होना चाहिए। डील करेंगे इसके बारे में डिटेल में। लेकिन अगर ये तीनों नहीं रहा वो, तो मैरिज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। जो फीमेल है वो एंटाइटल नहीं रहेगी डावर के लिए, उसको मेहर का रकम नहीं मिलेगा। अगर हमने इस प्रोहिबिशन जो मना कर रहा है कि ऐसा शादी नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद उसमें शादी किया जा रहा है, तो कह रहा है कि डावर नहीं मिलेगा उसकी कंडीशन। दूसरा कह रहा है मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा आपको हस्बैंड के थ्रू। तीसरा कह रहा है कि इनहेरिटेंस का राइट भी नहीं मिलेगा। चौथा कह रहा है कि रहिए अपना अलग अलग, जब शादी हम मान ही नहीं रहे तो आप साथ में क्या रहिएगा। हस्बैंड को या वाइफ को जब मन करेगा दूसरा फिर से आप प्रॉपरली शादी कर ले। चार तरह का कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है अगर जो प्रोहिबिशन रिलेशन में बात कर रहे हैं उसमें शादी हो जाए तब।